कटरीना कैफ सलमान खान से नाराज है क्योंकि उनका मानना है कि आइडियली सलमान को शाहरुख खान के साथ हुए झगड़े में चुप रहना चाहिए था। आफ्टर ऑल सलमान पार्टी के होस्ट जो थे। प्रिसाइसली। और रणबीर कपूर ने डिनाई किया कि वो अभी दीपिका से शादी करना चाहते हैं। Really? Well, शाहिद और सानिया के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया and they are not on talking terms. Ooh, that's really bad. पर हरमन बवेजा को अमिताभ बच्चन की तरफ से एक स्पेशल नोट मिला है। Naturally, he is on cloud 9. बॉलीवुड की पूरी रिपोर्ट, बॉलीवुड का सारा एक्शन, स्टार्स की पूरी खबर सब आप जान पाएंगे only on Filmy Cocktails. Say cheers. Amir Khan talks about his emotional connect with Ganga. Shilpa Shetty believes that for all-round fitness, it's yoga. Mahesh Bhatt says there's a narrative crisis in our country. Konkana is easy to work with professionally and easy to be with personally, says Ranveer Shori exclusively on the Filmy Mic. Shraddha. And I'm Vikram and you're with us on Filmy Cocktails. Your weekly cocktail of Bollywood goss and ज्ञान. It's official. आमिर खान अब इमरान खान को अपनी नेक्स्ट फिल्म में डायरेक्ट करेंगे। विक्रम, उससे ज्यादा दिलचस्प बात ये है कि आमिर खान अमिताभ बच्चन को अपनी अगली फिल्म में डायरेक्ट करेंगे। क्या कह रही हो तुम? वही जो तुम सुन रहे हो। That's right. दोनों ने अपने डिफरेंसेस को साइड में रखकर एक फिल्म की प्लानिंग की है and Big B and Amir will be finally seen acting together in a movie. श्रद्धा, ये वाकई में बहुत बड़ी न्यूज़ है क्योंकि इन दो सुपरस्टार्स को एक साथ फिल्म में कभी नहीं देखा गया है। हाँ, लेकिन अब बहुत जल्द देखेंगे। फिलहाल आमिर was seen promoting a book. आमिर खान इन दिनों हर जगह छाए हुए हैं और कुछ दिन पहले वो एक बुक लॉन्च करने पहुंचे। इस बुक का नाम है गंगा और इसे लिखा है विजय सिंघल ने। आमिर ने हमें इस बुक के बारे में बताया। एक किताब जो गंगा पर लिखी गई है, जिसके फोटोग्राफ्स दिए गए हैं और ये जो 2500 किलोमीटर की जो जर्नी है गंगा की, वो इस किताब में लाई गई है। और ये एक ऐसी रिवर है जो गंगा जो है हमारे लिए एक इमोशनल कनेक्ट है। मतलब मैं आज तक गंगा मुझे आई हैव नॉट हैड द अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली गो टू द गंगा, या मैंने गंगा को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं किया है। मैं उतरा नहीं हूँ पानी में आज तक। उन शहरों से गुजरा हूँ जहाँ से गंगा गुजरती है, लेकिन ये मौका मुझे आज तक मिला नहीं। लेकिन इसके बावजूद मेरा इमोशनल कनेक्ट है। अब ये बुक लॉन्च करने के बाद क्या आमिर वाराणसी जाने का प्लान बना रहे हैं? I would very much like to go. As I was saying earlier, you know, the importance of Ganga for all of us can be understood by the fact that someone like me who's not yet been there still connects with it. आमिर के आगे के 5 साल के प्लान्स क्या हैं? I'm not sure. I think I don't often think so far ahead. I'm often confused about what I'm going to do tomorrow. But I hope that I can continue to make films which I find exciting and then in turn my audience finds exciting. एक दौर था जब आमिर खान मीडिया से बात तक नहीं करते थे और अब देखिए कितने मीडिया फ्रेंडली बन गए हैं वो। भाई वक्त की बात है। पता है श्रद्धा, आमिर खान अभी भी कोई ऐसी चीज एंडोर्स नहीं करते हैं जिसे वो खुद इस्तेमाल नहीं करते हैं। मिसाल के तौर पर ये बुक गंगा ही ले लो। पहले आमिर ने इसे पढ़ा और जब उन्हें पसंद आई तब उन्होंने इसे लॉन्च करने का फैसला किया। That's really cool. होना भी ऐसा ही चाहिए। हमारे देश में जैसे स्टार्स बोलते हैं और कहते हैं, व्यूअर्स बिल्कुल वैसा ही करते हैं। There's this trend of star worshipping in our country. तो आपको क्या लगता है, क्या स्टार्स को वही चीजें एंडोर्स करनी चाहिए जिसे वो खुद इस्तेमाल करते हैं? Do you think that the stars should only endorse the products that they personally use? A yes B no. आपका जवाब हमें भेजने के लिए टाइप कीजिए FC स्पेस A या B और SMS कीजिए 59090 पर। You can also log on to www.myfilmy.com. अपना जवाब हमें जल्दी से भेज दीजिए। बाबा रामदेव का करियर मुश्किलों में पड़ गया है। क्या बात कर रहे हो विक्रम? सत्य है बालक। अरे क्योंकि शिल्पा शेट्टी जो अब योगा सिखाने लग गई हैं। कुछ नहीं होने वाला। You know, 20 साल पहले ऐसा रेखा ने भी किया था। उन्होंने भी योगा का एक वीडियो निकाला था, लेकिन सब रेखा जी को ही देखते रह गए। योगा तो किसी ने सीखा ही नहीं। और ऐसा ही शिल्पा शेट्टी के साथ होने वाला है। लोग उनकी सेक्सी फिगर देखेंगे या योगा सीखेंगे? I think बेचारे व्यूअर्स ना कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए फिलहाल हम शिल्पा को देख और सुन लेते हैं as she talks about योगा। शिल्पा शेट्टी इंटरनेशनली एक पॉपुलर सेलिब्रिटी बन गई हैं और अब वो अपनी योगा की नॉलेज को पूरी दुनिया में बांटना चाहती हैं। इसीलिए उन्होंने बिग फ्लिक्स के साथ मिलकर अपना वीडियो लॉन्च किया और अपना फिटनेस मंत्र भी बताया। Have you
fitness mantra is. It's yoga, and it's something that just doesn't, tone your body. It also stretches you. So even with my weight training regimen, I still continue doing yoga. क्या योगा ने शिल्पा को फिजिकली और मेंटली एज अ पर्सन चेंज किया है? Once you start doing yoga, you just get addicted to it. So that becomes a way of life. So it's a great way of putting your life on track. क्या शिल्पा फिल्म्स में एक्टिंग करना छोड़ रही हैं? जहाँ तक फिल्मों से दूर होने का सवाल है, वो आप लोगों का परसेप्शन है. मेरा तो आई एम स्टिल पार्ट ऑफ बॉलीवुड. आई स्टिल कॉल माई सेल्फ एन एक्टर फर्स्ट. भाई मानना पड़ेगा कि चाहे इंडिया हो या यूके, शिल्पा शेट्टी हमेशा न्यूज में रहती हैं, जो एक स्टार के लिए बहुत जरूरी है। श्रद्धा, तुम्हें उर्मिला मातोंडकर याद है? याद क्यों नहीं होंगी? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे उन्हें रिटायर हुए कुछ बरसों हो गए हो। तो और क्या, लगता तो ऐसे ही है। फिल्म से रिटायर हुए उन्हें काफी वक्त हो गया और अब वो कहीं नजर आती है तो सिर्फ टीवी पर। But she's really lucky. कम से कम वो टीवी पर तो दिखती हैं, नहीं तो कितनी ऐसी एक्ट्रेसेस है लाइक मनीषा कोइराला, शमिता शेट्टी, उर्मिला's फ्रेंड किम शर्मा, जो ना तो टीवी पर दिखती है और ना ही फिल्म्स में। Exactly. लेकिन अब कुछ ही दिनों में उर्मिला सभी को सरप्राइज करने वाली है with a couple of releases, and as far as the personal life goes, she has said, I am in love, yes, but with myself. अपने रिसेंट बिजनेसमैन बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद उर्मिला और क्या कहेंगी? वैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उर्मिला को अब फॉरेन लैंग्वेजेस सीखने का एक नया शौक चढ़ा है। But the magic she created with Ramu cannot be replaced. लेकिन अब राम गोपाल वर्मा को पता नहीं क्या हो गया है। या तो उनकी फिल्म्स में कोई नोन एक्टर नहीं होते और अगर होते हैं तो सिर्फ बच्चन। एक्चुअली शायद उन्होंने एक नई फिलॉसफी अपनाई है, आए तो बच्चन और न्यूकमर्स। और न्यूकमर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिलीज करने के बाद वो लेकर आ रहे हैं फूक। और इस फिल्म में लीड रोल प्ले कर रहा है एक कौवा, हाँ? यानी कि क्रो। What? अरे इस फिल्म के प्रोमोज में रामू एक क्रो को बहुत प्रमोट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसका इस फिल्म में अहम रोल होगा। Well, maybe अब लगता है रामू बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड एनिमल्स के साथ फिल्म्स बनाएंगे। एक्टर्स के ऊपर उनका कॉन्फिडेंस शायद नहीं रहा। फिलहाल वो फूक के प्रमोशन में लगे हुए हैं। राम गोपाल वर्मा कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स पर फिल्म्स बनाते हैं जिस पर कोई फिल्म बनाने की हिम्मत भी नहीं करता। इस बार उन्होंने चुना है ब्लैक मैजिक को, लेकिन आखिर ये कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में कहां से आया? You see, I've been hearing about black magic since a long time. जो भी लोग मानते और कहते हैं कि उनके साथ कुछ ऐसा हुआ, अगर किसी के साथ माने या ना माने ऐसा कुछ हुआ और उसका कुछ रेशनल एक्सप्लेनेशन है, एक साइंटिफिक और मेडिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो वो क्या करेगा वो आदमी? That's what really Fook is about. लेकिन फिल्म का नाम फूक क्यों रखा गया? I took that from this term called Jad Fook. I just think it's like a blow. I mean, it's like a force. If there is something evil. जनरली ऐसे सब्जेक्ट्स के लिए किसी को भी काफी रिसर्च करनी पड़ती है। See, research is more in a psychological process, in terms of when we hear that somebody got affected with black magic, whether it is the mind state of the person or whether it is the imagination. I did my research both with occult people and psychiatrists. बिल्कुल अलग सब्जेक्ट्स पर फिल्म बनाने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है और राम गोपाल वर्मा ने कई बार ऐसी हिम्मत दिखाई है। रामू ने कर दी है बॉक्स ऑफिस पर झाड़ फूक, लेकिन फिल्मी कॉकटेल्स को कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम फिल्मी कॉकटेल्स पर आगे लेकर आ रहे हैं Aisha Takya trying to figure out her figure. Ranveer Shori talks about his choice of roles, his personal and professional relationship with Konkana and more exclusively on the Filmy Mic. And Mahesh Bhatt talks about lack of original stories in Bollywood. I am Ritesh Deshmukh. You're watching me on Filmy Cocktails, only on Filmy. And Vikram watching Filmy Cocktails. आयशा टाकिया को लगा कि इस बॉलीवुड में लीन और थिन होना जरूरी है, इसीलिए तो उन्होंने थिन बनने की और एक कदम उठाया। We will give you the details. आजकल बॉलीवुड में साइज 0 का ट्रेंड कुछ ज्यादा ही चल पड़ा है। हर एक हीरोइन साइज 0 अचीव करना चाहती है और इस रेस में अब आयशा टाकिया भी शामिल हो चुकी हैं और स्लिम होने की चाह में उन्होंने सर्जरी करवा डाली। वैसे ऐसे किस्म की कॉस्मेटिक सर्जरी अभी आम हो गई है, लेकिन असली कहानी क्या है? कहा जाता है कि आयशा टाकिया ने जब फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था तब वो काफी स्लिम थी, लेकिन कुछ समय बाद सुनने में आया कि उन्होंने सिलिकॉन इम्प्लांट करवाया, बिकॉज ऑफ विच शी स्टार्टेड लुकिंग वेल एंडाउड इन द राइट प्लेसेस। लेकिन बॉलीवुड में तगड़े कंपटीशन को मद्देनजर रखते हुए आयशा यूएस में गई और एक्स्ट्रा फैट रिड्यूस करा के आई। That sure is a lot of pain that Aisha has gone through. वैसे अगर बॉलीवुड में सिर्फ लीडिंग लेडीज के साइज 0 होने से ही फिल्म्स हिट हो जाती तो कितना अच्छा होता, है ना? टाइम कैसे बीतता है पता ही नहीं चलता। रणवीर शौरी से जब किसी ने पूछा कि आपने बहुत कम टाइम में इतनी सक्सेस पा ली है, तो पता है उन्होंने क्या कहा? क्या?
उन्होंने कहा मुझे इंडस्ट्री में 15 साल हो गए हैं और अब भी आप मानते हो कि कम टाइम लगा है? Well, बात तो सही है। एक्टर बनने से पहले रणवीर वीजे मतलब वीडियो जॉकी थे और बस वहीं से शुरू हो गया उनकी एक्टिंग का सिलसिला। और बाकी सारी डिटेल्स हमें खुद रणवीर ही बताएंगे। सो लेट्स चेक हिम आउट। नहीं, इवन वाल आई वाज वीजिंग मैंने फिल्में तो करनी शुरू कर दी थी, थिएटर भी, फिल्म भी। तो कोई ऐसा नहीं है कि मतलब वीजिंग के बाद मैंने आई हैड ऑलरेडी स्टार्टेड व्हेन आई वाज वीजिंग। बजट का कोई ऐसा मेरे दिमाग में नहीं होता कि छोटे बजट की फिल्म करनी है, बड़े बजट की फिल्म करनी है। आई थिंक मैं स्क्रिप्ट, डायरेक्टर और रोल के हिसाब से फिल्म चूज़ करता हूँ। एज दे से साइज डज मैटर, बट इतना भी नहीं मेरे लिए, ऐसा कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि कांस्टेंट लीड रोल ही होना चाहिए या सपोर्टिंग रोल ही होना चाहिए। आई लाइक आई सेड, इट डिपेंड्स, वो सब्जेक्टिव है बहुत। नहीं, पहली बात तो मैं नहीं मानता कि मैं सिर्फ कॉमेडी कर रहा हूँ। ट्रैफिक सिग्नल, मिथ्या, अब आने वाली है बैंकॉक ब्लूज़, ये सब फिल्में कॉमेडी नहीं थी। बट हैविंग सेड दैट, कॉमेडी को आप सिर्फ कॉमेडी को ये नहीं मान सकते कि कॉमेडी इज़ ओनली वन थिंग। बहुत ही ब्रॉड, बड़ा जॉनर है कॉमेडी, इसमें बहुत चीज़ें अलग अलग आप कर सकते हैं। ऑल्सो द प्रॉब्लम इज़ दैट मोस्ट ऑफ द वर्क जो मुझे ऑफ़र होता है वो कॉमेडी ऑफ़र होता है, तो देयरफॉर आई एंड अप चूजिंग मोर कॉमेडी। इसमें मैं कोई, आई एम नॉट लुकिंग आउट फॉर कॉमेडी एंड आई एम नॉट लुकिंग टू गेट अवे फ्रॉम कॉमेडी ऑल्सो। नहीं, कॉन्कना और मैं भी सोचते हैं अक्सर कि हमें काफ़ी टाइम हो गया है साथ में काम करे फिल्म में, बट वी हैव टू गेट द राइट स्क्रिप्ट। As an actress, I think she's fabulous. She's very easy to work with. She has remarkable control. She has remarkable range. And as a person also, she's very, very easy to be with. अब रणवीर की बात आई है तो भट्ट का जिक्र तो हो ही सकता है, क्योंकि रणवीर उनकी फिल्म्स में काफी रेगुलरली दिखे हैं। हाँ, दिखे तो हैं, लेकिन आगे कभी नहीं दिखेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि रणवीर शौरी पूजा भट्ट के एक्स बॉयफ्रेंड भी हैं और इन दोनों का रिश्ता बहुत ही बैड नोट पर टूटा था। अपेरेंटली रणवीर और पूजा के बीच में एक फिजिकल फाइट हो गई थी और केस पुलिस तक चला गया था। बिल्कुल भट्ट साहब की फिल्म्स की कहानी की तरह है, लेकिन फिलहाल तो वो एक नॉवल लॉन्च करने आए थे। महेश भट्ट को हमारी इंडस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट वेल रेड डायरेक्टर माना जाता है, क्योंकि उन्हें बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है और इसीलिए जब भी किसी बुक लॉन्च की बात होती है तो उनसे बेहतर गेस्ट और कोई नहीं हो सकता। हमारे मुल्क में कहानी कहने वालों की बहुत कमी है। इस मुल्क की आबादी 100 करोड़ से ज़्यादा है और त्रासदी ये है कि बहुत कम लोग आजकल कहानियाँ कहते हैं। मुझे बेहद खुशी का एहसास होता है जब नोएल ने जुर्रत करके ऐसी अनोखी कहानियाँ इस बुक में डाली हैं जिसके एंड में एक ऐसा ट्विस्ट है जो बिच्छू के डंक से कम नहीं उसका इम्पैक्ट। पर्सनली महेश भट्ट को कैसी बुक्स पसंद हैं? मुझे कहानियाँ जो एब्जॉर्ब करे, जो बोर नहीं करे, क्योंकि बोर करना जो है वो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा पाप है, महापाप है। मगर मैं फिर ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़ता हूँ, बायोग्राफीज़ पढ़ता हूँ, करंट अफेयर्स पर किताबें पढ़ता हूँ। फिक्शन मैं तभी पढ़ता हूँ जब उसमें एक बहुत ही फास्ट पेस्ड एक नैरेटिव हो। क्या बॉलीवुड में ओरिजिनल आइडियाज की कमी है जो फिल्म्स को नॉवेल से इंस्पायर होकर बनाया जा रहा है? मुझे किसी किस्म की हिचकिचाहट नहीं होती है जब मैं कहता हूँ कि एक नैरेटिव क्राइसिस चल रहा है हमारे बॉलीवुड में। हमारे कथानक, हमारी सोच जो है अब भी 20 साल, 25 साल, 30 साल पुरानी है। ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर सभी फिल्म मेकर्स भट्ट साहब की तरह अच्छी किताबें पढ़ें तो कम से कम हमें नए नए सब्जेक्ट पर फिल्म जरूर मिलेंगी। बाय द वे, मैंने सुना है कि रानी मुखर्जी के हाथ से धीरे धीरे सभी एंडोर्समेंट्स भी निकलते जा रहे हैं। भाई, अगर एक एक्टर की अगर इतनी सारी फिल्म्स लाइन से फ्लॉप होती चली जाए तो उनके साथ ऐसा ही होगा, लेकिन एक हिट देंगी सब वापस आ जाएंगे। लेकिन क्या रानी वो प्रोडक्ट्स यूज करती हैं जो वो एंडोर्स करती हैं? जो भी कहो यार, एक्टर्स को सिर्फ वही चीजें एंडोर्स करनी चाहिए जो वो खुद इस्तेमाल करें। ये तुम्हारा ओपिनियन है। आई वुड लाइक टू नो कि हमारी ऑडियंस इसके बारे में क्या कहती है। क्या स्टार्स को वही चीजें एंडोर्स करनी चाहिए जिसे वो खुद इस्तेमाल करते हैं? डू यू थिंक दैट स्टार्स शुड ओनली एंडोर्स द प्रोडक्ट्स दैट दे पर्सनली यूज? ए यस बी नो। आपका जवाब हमें भेजने के लिए टैग कीजिए FC स्पेस A या B और SMS कीजिए 59090 पर। यू कैन ऑल्सो लॉग ऑन टू www.myfilmy.com। अपना जवाब हमें जल्दी से भेजिए। तो गॉसिप और ज्ञान का सफर अब भी है जारी। तो फिल्मी कॉकटेल्स पर आगे देखिए A look at the debutant directors of 2008। मान गए मुगले आजम, our film in focus। Hi, I'm Rishita Bhatt and you're watching me on Filmy Cocktails, only on Filmy।
still with us on Filmy Cocktails. And this is your weekly cocktail of Bollywood goss and gyan. विक्रम, did I tell you कि सुष्मिता सेन ने अपनी फिल्म को डायरेक्ट करने के प्लान को कैंसिल कर दिया है? But you know what, श्रद्धा, इन्हें भी उन्होंने अच्छा ही किया, क्योंकि जो सब्जेक्ट उन्होंने अपने डायरेक्टोरियल डेब्यू के लिए चुना था वो इतना भारी है कि उसे डायरेक्ट करने में सुष्मिता को अपनी नानी याद आ जाती। हाँ, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था कि अगर वो उसे डायरेक्ट कर लेती तो बहुत पॉपुलर हो जाती। श्रद्धा, वो मिस यूनिवर्स रह चुकी है, पूरी दुनिया उन्हें जानती है, और कितना पॉपुलर होंगी। Well, ये बात भी सही है। चलिए इसी बात पर हम बात करते हैं 2008 के डेब्यूटेंट डायरेक्टर्स की। 2008 न्यू कमर्स का साल है, जहां इस साल कई नए एक्टर्स लॉन्च हुए हैं, वहीं कई नए डायरेक्टर्स को भी आगे बढ़ने का मौका मिला है। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म अगली और पगली से सचिन कोट ने एज अ डायरेक्टर डेब्यू किया है। इससे पहले सचिन ने इंडोनेशिया में कुछ टीवी सीरीज भी डायरेक्ट की हैं। एक्टर अजय देवगन ने भी इस साल अपनी फिल्म यू मी और हमसे डेब्यू किया। यशराज फिल्म्स की टशन भले ही फ्लॉप हुई, लेकिन इस फिल्म से राइटर विजय कृष्ण आचार्य को एज अ डायरेक्टर डेब्यू करने का मौका मिला। समर 2007 से अवार्ड विनिंग टीवी डायरेक्टर सोहेल ततारी ने डेब्यू किया। 1, 2, 3 के डायरेक्टर अश्विनी धीर की भी ये पहली फिल्म थी। एज अ डायरेक्टर इससे पहले उन्होंने यादगार टेलीविजन कॉमेडी सीरियल्स बनाए हैं। राकेश रोशन ने भी अपनी फिल्म क्रेजी 4 से अपने असिस्टेंट जयदीप सेन को डेब्यू का मौका दिया। महेश भट्ट ने भी अपनी फिल्म जन्नत से डायरेक्टर कुणाल देशमुख को डेब्यू का मौका दिया और जन्नत को काफी अच्छा रिस्पांस मिला। इनफैक्ट कई फिल्म्स के फ्लॉप के बाद ये फिल्म भट्ट के लिए काफी प्रॉफिटेबल रही। कुणाल के साथ मैंने 2 और पिछली पिक्चरें की थी जहाँ पे वो असिस्टेंट हैं, बहुत ही ब्राइट हैं और उनका एक खुद का एक स्टाइल है। रवि चोपड़ा ने अपनी फिल्म भूतनाथ में विवेक शर्मा को मौका दिया और सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और जूही चावला ने उन्हें सपोर्ट किया। This is his first film, but I can tell you that after you see the product, you will never imagine that this is his first effort. विवेक को मैं पहले से जानती हूँ, वो असिस्टेंट रह चुके थे अजीज़ मिर्ज़ा जी के, महेश भट्ट जी के साथ, और उनके साथ हमने फिल्में की हुई हैं। एंड ही वाज ऑलवेज वेरी केपेबल। डायरेक्टर राजकुमार गुप्ता ने भी फिल्म आमिर से अपना डेब्यू किया। उन्होंने कई साल तक अनुराग कश्यप को असिस्ट किया। इस फिल्म को क्रिटिकली अक्लेम किया गया है। बहुत लोग आते हैं वो सोचते रहते हैं कि बनानी है, लेकिन राजकुमार में ड्राइव, उसने एक स्क्रिप्ट लिखी, मैंने कहा ये बहुत बचकानी है, दूसरी लिखी, तीसरी लिखी, समय के साथ साथ वो भी ग्रो हुआ, उसने फिर चौथी स्क्रिप्ट लिखी विच वाज आमिर। इसके अलावा साहिल चड्ढा विद फिल्म थोड़ी लाइफ थोड़ा मैजिक, पवन कौल विद फिल्म ब्रह्म और शशि रंजन विद फिल्म धूम धड़ाका भी डेब्यू कर चुके हैं। आमिर खान ने भी अपनी फिल्म जाने तू या जाने ना से जाने माने राइटर अब्बास टायरवाला को डेब्यू का मौका दिया। No, I think Abbas is a great director. He's done a wonderful job. He has a lot of energy in it. In fact, sometimes he has so much energy that I get tired. अभी तो सिर्फ 6 महीने हुए हैं, बाकी बचे 6 महीनों में न जाने बॉलीवुड कितने और नए डायरेक्टर्स को मौका देगा। विक्रम, क्या तुम जानते हो कि मैडम बीप की अगली और पगली के बाद में एक और फिल्म आने वाली है और मैडम बीप ने उस फिल्म में काफी सेक्सी मूव्स किए हैं। hold on. तुम बार-बार ये बीप बीप क्या कर रही हो? ओहो, उन्होंने अपने नाम को कॉपीराइट करा लिया है ना, अब कोई उनका नाम बिना मतलब नहीं ले सकता। Really? You know, वो रामू पर फिल्म कॉन्ट्रैक्ट में उनका नाम लिए जाने की वजह से केस करने वाली है। हम पर ना कर दे। It's better to call her Miss Beep. So our film in focus this week is Miss Beep की आने वाली फिल्म मान गए मुगले आजम। अलग किस्म की फिल्म है, मैड कॉमेडी है। एक थिएटर ग्रुप है जो मुगले आजम परफॉर्म करता है और एक छोटा सा थिएटर ग्रुप गोवा के पास किसी शहर के पास, और किस तरह वो देश को किसी बहुत बड़ी घटना से बचा लेता है। छोटे लोग बहुत बड़ा काम करके दिखाते हैं और लोग कहते हैं मान गए मुगले आजम। ये उस स्पिरिट की कहानी है। परेश और मलिका की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। मलिका एंड राहुल की केमिस्ट्री अच्छी है। मलिका एंड केके की केमिस्ट्री अच्छी है। मलिका एंड पवन मल्होत्रा की केमिस्ट्री अच्छी है। मलिका एक बहुत बड़े मिशन का पार्ट है और इसलिए किस तरह अपने चार्म को, अपने ग्लैमर को वो इस्तेमाल करती है और किस तरह एक बहुत बड़ा काम करती है, तो उसके आसपास ये कहानी जुड़ी हुई है। Mission is to save the country, and my Mohammed and my Max is Paresh Rawal's wife in the movie. Yeah, so it's both. It's a compliment और मान के मुगले आजम एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनाई है, बहुत ही कॉमेडी फिल्म है जिसमें मुझे मौका मिला है राहुल बोस, परेश रावल जैसे कलाकारों के साथ काम करने का।